हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे रेगुलेशंस ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस आईसी 14 का चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 का नाम है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो देखिए इसमें जो ये चैप्टर है ना, इसमें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में और जानेंगे कि इंश्योरेंस से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाती हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए क्या मैकेनिज्म भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो ये आज के चैप्टर के हमारे टॉपिक रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की। तो देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, ये 1986 यानी कि 1986 में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू प्रोवाइड सिंपल, स्पीडी, इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल टू कंज्यूमर ग्रीवेंसेस। तो देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी कंज्यूमर्स की शिकायतें हैं उनका सिंपल, जल्दी से जल्दी और सस्ते में निपटारा किया जा सके। Insurance services fall within the preview of this act and every buyer of insurance that is policy holder is a consumer। तो जो इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं वो भी इस एक्ट के दायरे में ही आती हैं और जो भी इंश्योरेंस का बायर है ना, जिसे हम पॉलिसी होल्डर कहते हैं, वो भी कंज्यूमर ही कहलाएगा। आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसको अमेंड कर दिया गया 2002 में और जो अमेंडमेंट के बाद आया है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट, साथ में लिखा होता है 2002। अब देखिए जब हमने कंज्यूमर की बात की है तो आपको जानना जरूरी है कि व्हाट इज अ कंज्यूमर या फिर हु इज अ कंज्यूमर। तो आपको ध्यान रखना है कि कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो कि जिसके पास सर्विसेज या फिर जो गुड्स है ना आकर कंज्यूम हो जाती हैं, मतलब वो उसे रीसेल पर्पज के लिए नहीं यूज करेगा। अगर वो रीसेल पर्पज के लिए यूज कर रहा है ना, फिर उसे हम कस्टमर कहेंगे। कंज्यूमर क्या होता है? जो कोई भी सामान या फिर सर्विसेज ना अपने इस्तेमाल के लिए लेता है ना, उसे कंज्यूमर कहा जाता है। क्योंकि देखिए जो दुकानदार है वो भी कहीं ना कहीं से तो सामान खरीद ही रहा है ना, पर वो अपने यूज के लिए नहीं खरीद रहा है, वो क्या कर रहा है, आगे फर्दर बेच रहा है। तो फिर वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? कस्टमर कहलाएगा। कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो अपने लिए, अपने इस्तेमाल के लिए सामान या फिर सर्विसेज लेता है, तो उसे हम कंज्यूमर कहेंगे। अब डेफिनेशन में पढ़ लीजिए। Consumer is defined as a person who buys goods for consideration or avail any services for a consideration। मतलब अपने इस्तेमाल के लिए सामान या फिर सर्विसेज वो लेता है, तो वो कंज्यूमर है। Complaint can be made to appropriate forum in writing within 2 years from the date on which cause of action arose। तो देखिए ये जो एक्ट है ये कहता है कि जब भी कोई एक्ट हुआ है ना, उसके 2 साल के भीतर ही कंप्लेंट जो है पर्टिकुलर फोरम में करनी आवश्यक रहती है। अंडर द एमडब्ल्यूपी एक्ट, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, द पॉलिसी होल्डर, नॉमिनी, असाइनी, बेनिफिशियरी ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी आर कंसीडर्ड एज कंज्यूमर्स। तो आपने ध्यान रखना है कि जो एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर पॉलिसीज आएंगे ना, उसमें चाहे पॉलिसी होल्डर है, उसके नॉमिनी है, असाइनी है या फिर बेनिफिशियरी है, वो सारे ही सारे कंज्यूमर कहलाएंगे। Deficiency in the services may relate to the issuance of receipts, ट्रांसफर ऑफ फाइल्स, क्विक सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स एक्सेट्रा। अब देखिए जो सर्विसेज इंश्योरेंस कंपनीज हमें देती हैं उनमें क्या है? रिसिप्ट इश्यूज करना, देन फाइल्स को ट्रांसफर करना, सेटलमेंट ऑफ क्लेम। तो ये सारी जो है ना, ये सर्विसेज कहलाती हैं। अगर इनमें कोई गड़बड़ हो, देरी हो, तो डेफिशिएंसी कहलाई जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। वैसे अब इसकी अमेंडमेंट भी हो चुकी है और जो इसमें मैंने आपको वैल्यूज वगैरह दी हैं वो अमेंडमेंट के हिसाब से ही दी हैं जो प्रेजेंटली चल रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम की। देखिए डिस्ट्रिक्ट फोरम का यहाँ पे कंपोजिशन और ज्यूरिडिक्शन दिया हुआ है। कंपोजिशन में क्या है, इसमें एक प्रेसिडेंट आएगा जो कि डिस्ट्रिक्ट जज होगा और 2 और मेंबर्स होते हैं जिनमें एक लेडी मेंबर का होना आवश्यक है। और ज्यूरिडिक्शन जो है ना, इसकी वो होती है 50 लाख रुपए तक की। यानी कि अगर कंपनसेशन क्लेम की वैल्यू जो है 50 लाख रुपए तक है तो हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट। तो ये आपने याद रखना है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति था, उसका क्लेम आया और उसकी जो राशि है वो 50 लाख के अंदर अंदर है, मतलब 50 लाख रुपए तक क्लेम की वैल्यू है और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया है, कोई भी कारण हो सकता है उसके पीछे। तो जो भी वो व्यक्ति है या फिर उसका जो नॉमिनी है, वो अपनी कंप्लेंट को डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके अप्लाई कर सकता है और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग है।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो नेक्स्ट लेवल आ जाता है ना, वो है स्टेट कमीशन। अब स्टेट कमीशन या फिर स्टेट फोरम भी कई जगह लिखा होगा, तो टेंशन नहीं लेनी है, वर्ड स्टेट मेन होना चाहिए। तो इसमें जो कॉम्पोजिशन रहेगी ना, उसमें प्रेसिडेंट जो होगा वो हाई कोर्ट का जज होगा, और मेंबर्स होंगे नॉट लेस देन 2, जिनमें एक लेडी मेंबर होना जरूरी है। और ज्यूरिडिक्शन इसकी आ जाती है 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक, यानी कि कोई भी जो क्लेम की राशि है जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की है, तो उसके लिए जो कंप्लेंट है वो स्टेट कमीशन में जाकर की जा सकती है। और जो तीसरा लेवल है ना, वो है नेशनल कमीशन। इसकी कॉम्पोजिशन में सुप्रीम कोर्ट के जज आएंगे, और जो मेंबर्स हैं वो 4 से कम नहीं होनी चाहिए, एक लेडी मेंबर होना जरूरी है, मतलब महिला मेंबर होनी एक जरूरी रहेगी। ज्यूरिडिक्शन इसकी है 2 करोड़ एंड अबव, तो ये आपने ध्यान रखना है, मतलब 2 करोड़ का अगर कंपनसेशन क्लेम है या उससे अबव है, तो हमें नेशनल कमीशन में जाके अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपील का। तो देखिए, जो अपील है ना, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 15 के अंडर आती है। तो यहाँ पर बताया गया है बिफोर द स्टेट कमीशन। अब मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट फोरम का कोई फैसला आया है, और जिनका फैसला आया है वो खुश नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसकी अपील आगे स्टेट कमीशन में की जा सकती है विद इन 30 डेज। और इसमें एक तो ये कंडीशन होगी कि 30 दिन के अंदर अंदर ये अपील करनी होगी। और दूसरा क्या है कि एक क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट इक्वल टू 50% ऑफ अमाउंट इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील इज फाइल्ड, ये भी आपको साथ में देना होगा। इसका मतलब है कि जिस भी आदेश के अगेंस्ट अपील दायर की जा रही है ना, उसके संदर्भ में 50% अमाउंट के इक्वल आपको एक डिमांड ड्राफ्ट भी लगाना होगा। सिमिलरली नेशनल कमीशन में आ गया है कि अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन, तो 30 डेज में कर सकते हैं आप, और सेम कंडीशन रहेगी वही 50% वाले डिमांड ड्राफ्ट की। और बिफोर सुप्रीम कोर्ट, मतलब अगर नेशनल कमीशन के फैसले से आप नहीं है, सुटेबल नहीं है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। 30 डेज की कंडीशन और 50% डिमांड ड्राफ्ट की कंडीशन सेम रहेगी। नेक्स्ट है, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं और साथ में पेनल्टीज भी बताई गई हैं। लिमिटेशन क्या है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन शेल नॉट एडमिट अ कंप्लेंट अनलेस इट इज फाइल्ड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइजन। तो इसमें लिमिटेशन ये है कि 2 साल चाहिए है, 2 साल के अंदर अंदर ये हमें फाइल करनी पड़ेगी कंप्लेंट, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा। और पेनल्टी क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट या फिर नेशनल कमीशन में कंप्लेंट फाइल की गई है, और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसे जो है जेल का भी प्रावधान है, 1 महीने से 3 साल, या फिर फाइन, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑम्बर्ट्समैन की, और जो कि है अंडर द रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस रूल्स 1998। देखिए, हमने ये लास्ट चैप्टर्स में भी बात की है कि जो इंश्योरेंस के केसेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए ऑम्बर्ट्समैन की स्थापना की गई थी, सिमिलरली यही 1998 में ही, पब्लिक ग्रीवेंस रूल्स के अंडर। तो ये जो ऑम्बर्ट्समैन है ना, इसकी मेन, इसको स्टार्ट करने का ना मेन रीजन क्या था कि देखिए, जैसे जो बड़े क्लेम्स आते हैं, तो जिनके पास ज्यादा पैसा है वो लोग वकील करके और अलग अलग लेवल तक अपना जो केसेस कर सकते हैं, पर जो जो छोटे लेवल के लोग हैं, छोटा लेवल आई मीन टू से, मतलब जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग आ जाते हैं, जिनके जो क्लेम्स है वही बहुत थोड़े थोड़े होते हैं, 1 लाख 2 लाख तक का है। अब वो अगर वकीलों के पीछे भागने लग जाएगा, पैसा इतना कहाँ से लगाएगा, है ना। तो ऐसी कैटेगरी के लिए इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की स्थापना की गई, जहां पर बगैर कोई फीस दिए हुए, बगैर किसी वकील के भी कंप्लेंट दायर की जा सकती है, और वहां पे जो है इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो है वो इजीली मिल सकते हैं। अब यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं ना, इसमें नेचर ऑफ कंप्लेंट की बात की गई है कि किस किस तरह की जो कंप्लेंट है जो कि हम ओम्बड्समैन में जाके कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया है एनी पार्शियल और टोटल रिपुडिएशन ऑफ क्लेम्स बाय द इंश्योरेंस कंपनी। मतलब अगर पहली बात तो होगी कि इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि या तो पार्शियली या फिर टोटल, कि भाई हम नहीं देंगे क्लेम की वैल्यू, जाओ जहां मर्जी। सेकंड बात कही गई है कि एनी डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू प्रीमियम पेड और पेएबल इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी। मतलब कोई डिस्प्यूट हो गई है कि इतना प्रीमियम दिया गया था या नहीं दिया गया था, रिगार्डिंग प्रीमियम है ये। थर्ड पॉइंट कह रहा है एनी डिस्प्यूट ऑन द लीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ द पॉलिसी वर्डिंग्स इन केस सच डिस्प्यूट रिलेट्स टू क्लेम। मतलब जो पॉलिसी का जो बॉन्ड बना था ना,
उसमें जो लैंग्वेज यूज की गई थी उसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट हो गई है और क्लेम जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। डिले इन द सेटलमेंट ऑफ क्लेम, यानी कि क्लेम की सेटलमेंट में देरी कर रही है इंश्योरेंस कंपनी। नॉन इशुएंस ऑफ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट टू कस्टमर आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम, मतलब प्रीमियम लेने के बावजूद भी इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट जो है कस्टमर को नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह की कंप्लेंट्स हो सकती हैं जो जिनका की निपटारा ओम्बड्समैन में किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ओम्बड्समैन का कंप्लेंट और प्री रेक्विजिट कंडीशंस रहेंगी कंप्लेंट की, वो क्या क्या है। सबसे पहले तो हमने अभी ये नेचर ऑफ कंप्लेंट तो अभी लास्ट पेज पर ही किया कि पार्शियल एंड टोटल रिपुडिएशन ऑफ द क्लेम, डिस्प्यूट रिगार्डिंग प्रीमियम पेड और पेएबल ऑफ द पॉलिसी, देन डिस्प्यूट ऑन लीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ द पॉलिसी एंड नॉन इशुएंस ऑफ द इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट। अब नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर नीचे दिया गया है ना, ये है प्री रेक्विजिट कंडीशंस ऑफ द कंप्लेंट। अब इसमें क्या है, कंप्लेंट मस्ट बी मेड बाय इंडिविजुअल ऑन द पर्सनल लाइन, यानी कि पर्सनली जो भी व्यक्ति है वो जाके अपनी कंप्लेंट कर सकता है। कंप्लेंट मस्ट बी लॉज्ड विद इन 1 ईयर ऑफ द इवेंट, मतलब 1 साल के भीतर ही जो कंप्लेंट है वो करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी ने ना आपका जो क्लेम है उसको मान लो रिजेक्ट कर दिया है, तो उसके बाद 1 साल का समय रहेगा कि जाके हम ऑम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं। टोटल रिलीफ मस्ट बी विद इन अमाउंट 20 lakhs, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है ना अब वो चेंज हो चुकी है, वो अब 50 lakhs हो चुकी है, तो वो क्वेश्चंस में आगे आएगी, इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपने। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंप्लेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड अर्लियर बिफोर द कोर्ट एंड कंज्यूमर फोरम, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप कंप्लेंट कर रहे हैं ना, वो पहले ही कंज्यूमर कोर्ट में आपने अप्लाई नहीं किया होना चाहिए, तो ओम्बड्समैन जो है उसकी सुनवाई करेगा। चलिए अब हम इस चैप्टर के करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बहुत इजी सा चैप्टर है, उसी तरह से इसके इजी इजी से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आ गया, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 द पर्सन हु बायज गुड्स फॉर द कंसिडरेशन और अवेल एनी सर्विसेज फॉर द कंसिडरेशन, उसको आप क्या कहेंगे। क्लाइंट कहेंगे, डीलर कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे या फिर इंटरमीडिएटरी कहेंगे। तो देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किसके लिए बना है, कंज्यूमर के लिए बना है। तो कोई भी व्यक्ति जो अपने इस्तेमाल के लिए सामान खरीदता है या फिर सर्विसेज लेता है, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्लेंट दैट फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। अब देखिए नीचे कुछ कंप्लेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के अंडर ये नहीं आएंगी। पार्शियल और टोटल रेपिड्यूशन ऑफ द क्लेम बाय इंश्योरर, ये तो आती है। डिस्प्यूट इन रिगार्ड टू प्रीमियम पेड और पेएबल इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, ये भी आ जाती है। नॉन इशू ऑफ एनी इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट ऑफ कस्टमर आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द प्रीमियम, भाई ये भी आ जाता है। रिम्यूनरेशन पेड बाय लाइफ इंश्योरर टू द इंश्योरेंस एजेंट, तो देखिए जो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन है ना, वो बना हुआ है कस्टमर के भले के लिए। अब यहाँ पर इंश्योरेंस एजेंट को अगर जो अपना कमीशन नहीं मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, तो उसका इंश्योरेंस ombudsman से यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी जो है ना, वो आपका राइट आंसर है। एज पर MWP एक्ट हु अमंग द फॉलोइंग आर कंज्यूमर्स फॉर द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो देखिए हमारा जो MWP एक्ट है, मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट, उसके हिसाब से पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी में कंज्यूमर किसे माना जाएगा, पॉलिसी होल्डर को, नॉमिनी को, बेनिफिशियरी को या फिर सभी को। तो देखिए जो कंज्यूमर है वो तो सभी होंगे MWP एक्ट वाली पॉलिसी में, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। Fill in the blank by choosing the correct option. As per Consumer Protection Act 1986, the jurisdiction of District Commission extends up to value of services and compensation not exceeding। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कमीशन की जो रेंज रहती है ना कंपनसेशन क्लेम की, कि कितने क्लेम तक की वैल्यू के लिए वहां पे हम जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, तो वो कितनी रहती है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या फिर 1 करोड़। तो देखिए इसकी वैल्यू जो लिमिट है वो 50 लाख है। ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अपील इन फ्रंट ऑफ स्टेट कमीशन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम मस्ट बी विद इन डैश डेज। तो देखिए अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले से आप खुश नहीं हैं और आप स्टेट कमीशन में उसकी अपील करना चाहते हैं, तो कितने दिन का समय रहेगा आपके पास। तो देखिए वो रहता है 30 दिन का समय। 30 दिन के विद इन आपको जाके कंप्लेंट सॉरी अपील आगे करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा।
Insurance ombudsman can entertain complaints against the insurance company when the total amount of relief sought is less than dash rupees. तो देखिए इंश्योरेंस ombudsman जो है ना, ये किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट मान लीजिए कोई केस है तो उसे एंटरटेन कर सकता है, पर जो अमाउंट है वो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या फिर 1 करोड़। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है 50 लैक्स। 50 लैक्स तक जो है ओम्बड्समैन में, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में किया जा सकता है केस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो ऑप्शन है स्टेट कमीशन प्रेसिडेंट शुड बी। तो स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर IRDAI का चेयरमैन होना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर है हाई कोर्ट का जज जो है वो प्रेसिडेंट होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। IGMS की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो देखिए IGMS की फुल फॉर्म अच्छी तरह से याद कर लो। यह है इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छे से याद करनी है, क्या है? इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। आई से इंश्योरेंस नहीं लिख देना है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। State Commission entertains complaint of goods or services and compensation if any claimed from dash to dash। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको स्टेट कमीशन की ज्यूरिडिक्शन लिमिट्स बतानी है। तो ये आप लोगों को आई थिंक याद ही है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, यानी कि 50 लाख से 2 करोड़ तक इसकी लिमिट रहती है स्टेट कमीशन की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू लॉन्च कंप्लेंट विद इन द ओम्बड्समैन। तो आपको बताना है कि ओम्बड्समैन में अगर कंप्लेंट करनी है तो टाइम लिमिट क्या होगी। तो देखिए इसकी टाइम लिमिट रहती है 1 साल, मतलब विद इन 1 ईयर आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ कंप्लेंट फ्रॉम इंश्योरर हम जो है ओम्बड्समैन में अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फी कंज्यूमर हैज टू पे फॉर लॉजिंग द कंप्लेंट विद ओम्बड्समैन। आपको बताना है कि ओम्बड्समैन में अगर हमने कंप्लेंट करनी है तो कितनी फी देनी पड़ेगी। तो देखिए ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करने के लिए कोई फी नहीं देनी पड़ती। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाउ इज द कंप्लेंट टू बी लॉन्च्ड विद एन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। अगर ओम्बड्समैन में हमने कंप्लेंट करनी है तो क्या करना होगा, कैसे करनी पड़ेगी। तो देखिए सिंपली इंश्योरेंस के मींस इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट अगर हमने ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करनी है तो ऑब्वियस सी बात है वो राइटिंग में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ऑप्शन बी क्या कह रही है कि ओरली कर दीजिए फोन पर। सी कह रहा है कि ओरली फेस टू फेस मैनर कर दीजिए। और डी कह रहा है कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देके कर दीजिए। तो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली प्लेन कागज पर राइटिंग में कंप्लेंट जो है वो दी जा सकती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड में आप लोगों को एक बोनस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से इसे पढ़ना है और आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, कैन अ कंप्लेंट बी लॉन्च्ड अगेंस्ट प्राइवेट इंश्योरर। क्या प्राइवेट इंश्योरर के अगेंस्ट भी कंप्लेंट की जा सकती है? तो इसका आंसर मुझे जल्दी से बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।